हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम आपकी चैनल इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्री में। इन प्रीवियस क्लासेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम कितने तक आए थे? चिलेटिंग लिगांड तक आए थे, और जो रह गया था, जो बाकी लिगांड्स टाइप्स ऑफ लिगांड रह गया था, आज हम उस बारे में बात करेंगे कि जो लिगांड्स और जो दो टाइप का रह गया था, ब्रीजिंग लिगांड और एक रह गया था क्या, एम्बिडेंट लिगांड, उस दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले तो समझिए एम्बिडेंट लिगांड क्या होता है। एम्बिडेंट लिगांड क्या होता है? देखिए, एम्बिडेंट लिगांड वो टाइप का लिगांड होता है जिसके पास दो से ज्यादा डोनर साइट होते हुए एक ही देता है, उसको हम क्या कहेंगे? एम्बिडेंट लिगांड। एग्जांपल मैं लेके समझाता हूं आपको। NO2, देखिए NO2 जो है, NO2 का बॉन्डिंग कुछ ऐसा है, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक बॉन्डिंग रहा O के साथ, ऐसे ही। इसका मतलब ये जो O है, इसके पास एक लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पैरा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये जो नाइट्रोजन है उसके पास भी लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के पास कैसे लोन पैर रहता है, 3 बॉन्डिंग कर सकता है नाइट्रोजन, 3 बॉन्डिंग तो किया है, ठीक है। उसके बाद भी एक पैरा इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? लोन पैरा इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो NO2 है, इसके पास कितना पैरा इलेक्ट्रॉन है? ये एक और ये भी एक, तो 2 है, तो ये 2 दे सकता है, पर ये कितना देगा? सिर्फ एक ही देगा। देखिए कैसे, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम। ये कैसे बॉन्डिंग कर सकता है? पहले तो ये ऐसे बॉन्डिंग कर सकता है, डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसे बॉन्डिंग करेगा जिसको हम कहते हैं N बॉन्डिंग, ठीक है। और इसका नाम है नाइट्रो। क्या है इसका नाम? नाइट्रो। यही लिगांड ऐसे भी बॉन्डिंग कर सकता है, M O, ऐसे भी बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? O बॉन्डिंग। इसका नाम है नाइट्राइटो। तो दोनों को देख लीजिए, ये जो दोनों हैं वो एक ही है। कौन सा? ना NO2 है। पहले केस में हम इसे ऐसे बॉन्डिंग करते हैं, NO2 बॉन्ड यहां पर रहता है। दूसरे केस में बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है, ONO, है कि नहीं? यहां पर N बॉन्डिंग होता है, यहां पर O बॉन्डिंग होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो NO2 है उसके पास 2 देने की क्षमता रखता है वो, है कि नहीं? पर वो देता है कितना है? एक ही देता है। तो एम्बिडेंट लिगांड क्या है आप समझ गए होंगे कि एम्बिडेंट लिगांड किसको हम कहेंगे? द लिगांड व्हिच हैव 2 और मोर डोनर साइट्स, द लिगांड व्हिच हैव 2 और मोर डोनर साइट्स बट डोनेट एट वन साइट। जिसके पास 2 से भी ज्यादा डोनर साइट होते हुए एक ही दे, एक ही बॉन्डिंग करे, उसको हम क्या कहेंगे? एम्बिडेंट लिगांड। समझ गए? एम्बिडेंट लिगांड का मतलब क्या होता है? जिसके पास 2 डोनर साइट होते हुए एक ही दे, उसे हम क्या कहेंगे? एम्बिडेंट लिगांड। क्लियर? अब हम बात करेंगे ब्रीजिंग लिगांड के बारे में। कौन सा लिगांड? ब्रीजिंग लिगांड। ब्रीज तो दिखे होंगे, है कि नहीं? ब्रीज का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक सेंट्रल मेटल एटम है और ये एक दूसरा सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। एक मोनोडेंटल लिगांड में ले आया Cl, ये क्या करता है? इसके साथ एक बॉन्डिंग करता है, इसके साथ भी एक बॉन्डिंग करता है, तो हो गया ना कि ब्रिज, है कि नहीं? Fe एंड ये Fe के जो बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं था, ये Cl चले आया और दोनों के बीच में एक ब्रिज बना दिया, और एक ब्रिज बनाता है नीचे में, ये हो गया और एक बॉन्ड, है कि नहीं? तो ये जो Cl माइनस है, ठीक है, ये एक मोनोडेंटल लिगांड है। मोनोडेंटल लिगांड होते हुए ये क्या करेगा? 2 सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगांड। आप समझ गए होंगे कि द मोनोडेंटल लिगांड व्हिच क्रिएट्स ए ब्रिज इन बिटवीन 2 सेंट्रल मेटल एटम। 2 सेंट्रल मेटल एटम के बीच में ये एक सेंट्रल मेटल एटम रहा, ये एक सेंट्रल मेटल एटम रहा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में
जो लिगैंड आए, जो मोनोडेंटल लिगैंड आए और दोनों को कनेक्ट करे, ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट करे, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रिजिंग लिगैंड। क्लियर, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रिजिंग लिगैंड। और एक एग्जांपल है OH- भी एक ब्रिजिंग लिगैंड हो सकता है, ठीक है। अब हम जान गए लिगैंड्स, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स के बारे में। पहले हम बात किए थे लिगैंड्स क्या है ना, द atom or group of atom which have tendency to donate pair of electron to the central metal atom। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, हम उसे क्या कहें, लिगैंड्स कहें। लिगैंड कितने टाइप का होता है, एक दे तो मोनोडेंटेंट, दो दे तो बाइडेंटेंट, तीन दे तो ट्राइडेंटेंट, बहुत सारे दे तो पॉलीडेंटेंट, है कि नहीं। उसके बाद हम जाने कि चिलेटिंग लिगैंड कौन होता है, जो दो से ज्यादा दे, एक ही बार में दे, साइमल्टेनियसली दे और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करे, उसे हम कहें चिलेटिंग लिगैंड। उसके बाद में हम जाने कि एम्बिडेंटल लिगैंड क्या होता है। एम्बिडेंटल लिगैंड वो होता है जिसके पास दो से ज्यादा होते हुए एक दे, उसे हम एम्बिडेंटल लिगैंड बोले। और लास्ट में हम जाने कि ब्रिजिंग लिगैंड क्या है। ब्रिजिंग लिगैंड वो है जो दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक कनेक्शन बनाए, एक ब्रिज बनाए, उसे हम कहेंगे ब्रिजिंग लिगैंड। आपको यह भी याद रखना होगा कि जितने भी ब्रिजिंग लिगैंड होते हैं वो सब मोनोडेंटल लिगैंड होते हैं। क्लियर, देखिए अब हम लिगैंड्स के बारे में जान गए। मैंने आपको बताया था कि ये एक कॉम्प्लेक्स हुआ कोबाल्ट NH3 के होल 6 Cl3, ये एक कॉम्प्लेक्स होगा तो इसके बहुत सारे टर्म्स हैं। ये टर्म्स के बारे में जानना आपको जरूरी है। पहले तो देखिए, एक कॉम्प्लेक्स का दो ही पार्ट होता है, दो ही हिस्सा होता है। क्या दो हिस्सा, एक होता है जो कैटायनिक पार्ट होता है, दूसरा वाला जो होता है आनायनिक पार्ट होता है। आप जो बच्चे हैं थोड़ा स्लो होते हैं, उनको हम बता देते हैं कि आप स्लो स्लो ही सुने, ठीक है। इसलिए हम 2 बार 3 बार रिपीट भी करते हैं। एक बार में जैसे और सभी पढ़ाते हैं, एक बार में ख़त्म कर देते हैं, हम चाहें तो ऐसे भी ख़त्म कर देते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे हिंदी में थोड़ा वीक हैं, जो उड़ीसा के बच्चे हैं, हम उनको बता दें आप थोड़ा स्लो स्लो सुनिए। आप फिल्म समझ सकते हो, हिंदी फिल्म देखते हो, तो ये हिंदी लेक्चर क्यों नहीं समझ सकते हो, बस थोड़ा स्लो स्लो, मतलब शांत चित्त से देखिए तो आप समझ जाओगे। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स रहा, ठीक है, यहीं से समझना शुरू कीजिए, आप समझ जाओगे, यहीं से शुरू कीजिए। और एक बार देखिए, ये कॉम्प्लेक्स रहा कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स का कितना हिस्सा होता है, दो हिस्सा होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं कैटायनिक पार्ट, क्या कहते हैं, कैटायनिक पार्ट, और एक होता है आनायनिक पार्ट। बात अब यह है कि किसको हम कहेंगे कैटायनिक पार्ट, किसको हम कहेंगे आनायनिक पार्ट। देखिए थोड़ा और एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया K3 FeCN का होल 6, ये वे कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, ये वे कॉम्प्लेक्स है। इसका ये जो पार्ट है ये कैटायनिक पार्ट, ये जो पार्ट है ये आनायनिक पार्ट होता है। तो सिमिलरली ये जो पार्ट है इसका कैटायनिक पार्ट, ये जो पार्ट होता है आनायनिक पार्ट। पहले तो मैं थोड़ा ट्रिक बता दूं कि जो लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, वो होता है कैटायनिक पार्ट, जो राइट साइड में रहता है वो होता है आनायनिक पार्ट। ये तो आपको याद रखने के लिए। और एक बात बोलूं, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम कैटायनिक पार्ट कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम क्या कहते हैं, आनायनिक पार्ट। इसको देखिए, हम थोड़ा इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, कोबाल्ट NH3 का होल 6 3+ एंड 3Cl- हो गया। तो आप अब देखिए, ये जो पार्ट है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये क्या है, कैटायनिक पार्ट ही है। ये क्या है ना, आनायनिक पार्ट है। क्यों ना, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगा तो आनायनिक पार्ट ही होगा। यहां पर देखिए जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का चार्ज तो आपको पता ही होगा, पोटेशियम क्या होता है, +1 होता है। तो पोटेशियम को हम तोड़े तो कुछ ऐसा होगा, K+, कितना है, 3 है, तो 3K++। ये जो रहा, ये तो हम इसको तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये किसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है। तो देखिए क्या होगा, FeCN का होल 6 3- है कि नहीं। ये रहा क्या, नेगेटिव पार्ट, तो ये हुआ आनायनिक पार्ट। ये रहा पॉजिटिव पार्ट, तो ये हुआ कैटायनिक पार्ट। हम समझ गए, है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स का कितना हिस्सा होता है, दो हिस्सा,
क्या क्या, एक काटायनिक पार्ट होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, उसे हम काटायनिक पार्ट कहेंगे। जो थोड़ा ना समझे उनको हम बता देते हैं, जो लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। स्फीयर लेफ्ट साइड में है, स्फीयर एक ही हिस्सा होता है, आप समझ जाओ, एक स्फीयर एक हिस्सा, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। स्फीयर इतने तक है, आप सोचोगे क्यों ये इतना तक काटायनिक पार्ट क्यों नहीं है, नहीं, स्फीयर जितने तक है, एक स्फीयर एक ही हिस्सा होता है, क्योंकि मैंने पहले से ही बता दिया है कि जो स्फीयर होता है उससे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये जो स्फीयर है एक ही हिस्सा है कि नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, काटायनिक पार्ट कहेंगे, जो लेफ्ट साइड में है। स्फीयर राइट साइड में तो स्फीयर आनायनिक पार्ट है कि नहीं। तो आप अभी समझ जाओ कि काटायनिक पार्ट क्या है, आनायनिक पार्ट क्या है। जो लेफ्ट साइड में है काटायनिक पार्ट, जो राइट साइड में आनायनिक पार्ट, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करे वो काटायनिक पार्ट, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करे वो आनायनिक पार्ट है। क्लियर। थोड़ा और जानते हैं, जो टर्म्स रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं। काटायनिक पार्ट जान गए, आनायनिक पार्ट जान गए, लिगैंड्स तो हम जानते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है वो लिगैंड है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो क्या होता है, एक घर है, एक फैमिली है, फैमिली के एक मुखिया होते हैं, है कि नहीं। वो जो मुखिया होते हैं, लीडर होते हैं घर का, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम, पापा, ठीक है। आप पापा ही समझ जाओ। पापा क्या करते हैं, पापा का जिम्मेदारी क्या है, पापा घर के सब कुछ संभालते हैं, है कि नहीं। घर के अंदर, घर के बाहर, है कि नहीं, जो हमारे होते हैं रिलेटिव्स होते हैं उनको संभालते हैं, घर के अंदर जो हम जो होते हैं उनको भी संभालते हैं, हमारे लिए घर बनाते हैं, सब कुछ उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नहीं। तो समझ आइए, ये कॉम्प्लेक्स हुआ, मैंने तो लिखा था पहले कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ, ये रहा हमारा काटायनिक पार्ट, ये रहा आनायनिक पार्ट, ये लिगैंड रहा, तो ये क्या है, ये है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एक्स आप कुछ ना समझ बच्चे के लिए ये बता दूं मैं, जो समझ नहीं पाते कि हम पहचान नहीं पाते कौन सेंट्रल मेटल एटम है कौन लिगैंड है, देखी जाए, मतलब आप थोड़ा संभल के सुनिए। ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये तो आप जान सकते हो नहीं, ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के शुरुआत में जो एटम होता है, पहले फर्स्ट में जो एटम होता है, इसे हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, मतलब यही, समझ आइए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो पहला एटम होता है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। उसके बाद जितने सारे हैं वो सब क्या है, देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर सिर्फ दो ही चीज रहता है, एक है सेंट्रल मेटल एटम, एक है लिगैंड, ठीक है। क्या क्या, एक है सेंट्रल मेटल एटम, एक है लिगैंड। समझ जाइए इस बात को, सेंट्रल मेटल एटम क्या है और लिगैंड क्या है। लिगैंड तो क्या मैंने बताया है, जो वास्तविक डेफिनेशन होता है लिगैंड का, कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे वो लिगैंड है, इसको तो मैंने बता दिया। पर बात सुनिए, जो बच्चे समझ नहीं पाते, कि फिर भी हम नहीं जान पाते कि कौन सा लिगैंड है कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, ये बात उनके लिए है। आप समझ जाओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो पार्ट है, दो हिस्सा है, एक है सेंट्रल मेटल एटम, एक है लिगैंड, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा पार्ट है, सेंट्रल मेटल एटम आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पहला एटम होता है उसे हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर। उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। और जो दूसरे में रहता है, मतलब जो सेकेंड पार्ट होता है, मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम जान गए, जो पहला वाला, उसको छोड़कर जितने सारे रहे वो क्या है, लिगैंड्स हैं, ठीक है। और ये जो स्फीयर लेफ्ट में है तो काटायनिक पार्ट, राइट में है तो आनायनिक पार्ट। समझ जाइए बात को, क्लियर हो गया होगा। अब हम वास्तविक डेफिनेशन में आते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम हम किसको कहेंगे, क्या है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम हम उसको कहेंगे जिसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। आप बताओगे वैकेंट ऑर्बिटल्स क्यों चाहिए। पापा, देखिए पापा बनने का लायक अपने, मतलब अपने आप में एक जिम्मेदारी होता है पापा बनना। सिर्फ आप ऐसे 10-12 पैदा कर दोगे, क्रिकेट टीम बना दोगे, पर घर नहीं है, बच्चों को संभालने के लिए आपके पास हैसियत नहीं है, तो ये कैसा पापा बनने जा रहे हो। पापा बनना है तो आपको क्या, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि जितने बच्चों आप पैदा करोगे उनके जो परवरिश करने के लिए आपके पास उतना अर्थ हो और इतना घर भी हो कि वो बच्चे कंफर्टेबल रह सकते हैं, है कि नहीं। तो हमने इसको, ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहा, सेंट्रल मेटल एटम, मतलब पापा। तो ये जो जितने सारे हैं ये सब क्या है, उनके बच्चे हैं। तो हमने बताया कि एक बच्चे
दो हिस्से में रहता है, क्योंकि लड़की हुआ है ना, नहीं तो जमाई राजा तो आएगा, लड़का हुआ तो बहू रानी तो आएगा, तो दो रहते हैं। प्यार मतलब प्यार होके रहते हैं, प्यार नहीं बोला मैंने, प्यारा, ठीक है। देखिए जब प्यार होके आते हैं, मैंने बताया था ना, जो लिगांड होता है वो दो प्यार सॉरी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। एक पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो एक जो ऑर्बिट, आपको तो ये छोटा सा कंसेप्ट तो पता ही होगा, जो एक घर मतलब एक जो हाउस होता है, एक ऑर्बिटल जिसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये जो लिगैंड का डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि लिगैंड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास घर भी होना चाहिए, है कि नहीं ना। सब एक ही घर में रहेंगे, जो नया बहू रानी आया उसको भी सब एक ही साथ नहीं रह सकते, है कि नहीं। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, जिसके तहत वो क्या करे कि जो लिगैंड्स आ रहे हैं उनको प्लेसमेंट दे, है कि नहीं। आप समझ गए सेंट्रल मेटल एटम क्या है। द एटम व्हिच हैव टेंडेंसी टू क्रिएट suitable and available number of vacant orbitals for the coming ligands। सेंट्रल मेटल एटम वो है जो आने वाले लिगैंड्स के, ये है सेंट्रल मेटल, ये लिगैंड, आने वाले लिगैंड्स के लिए कंफर्टेबल एंड सुइटेबल नंबर ऑफ घर बनाए। समझ गए, ठीक है। मैंने ये तो खत्म हो गया, अब थोड़ा डीप को जाते हैं। देखिए बात को, डीप को जाते हैं मतलब हम कुछ ऐसे थ्योरी अब पढ़ेंगे जिसके तहत हम प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम करने के लिए आपको जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है कुछ चीज़ों का, वो आपको याद रखना होगा। जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है, देखिए मैं टेबल यहाँ पर आपको पिक्चराइज होगा, वो टेबल आप याद रख लोगे, ठीक है। वो टेबल आप याद रख लोगे तो क्या होगा कि आप ये जो टॉपिक का जो प्रॉब्लम्स होगा वो सब के सब आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जो टेबल आया उसे आप याद कर लेना, याद रख लो। वो टेबल आप याद रख लोगे तो क्या होगा, देखिए पहले तो आप लिगैंड्स का चार्ज जान जाओगे, है कि नहीं, और वो लिगैंड्स कौन सा डेंटेंट है, मोनोडेंटेंट या बाइडेंटेंट, आप इसे भी याद रख लोगे। जब आप इसे याद रख लोगे क्या होगा, देखिए अब हम बात करते हैं पहले कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कुछ बच्चे के थॉट्स ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जितने लिगैंड्स होते हैं उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ ये सही है, पर देखिए पूरा का पूरा सही नहीं है। ये बात आप सिर्फ मोनोडेंटेंट लिगैंड के लिए कर सकते हैं। जो बाइडेंटेंट होते हैं, ट्राइडेंटेंट होते हैं, पॉलीडेंटेंट होते हैं, उनके लिए थोड़ा अलग होता है। देखिए कितना लिगैंड है ये मायना नहीं रखता है, वो लिगैंड कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, मोनोडेंटेंट है कि बाइडेंटेंट है कि ट्राइडेंटेंट है कि पॉलीडेंटेंट है, आप इसे याद रख लो। आप इसे याद रख लोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप में ही निकल आएगा। देखिए दो चार एग्जाम्पल मैं करा लेता हूं तो आप जान जाओगे कि वास्तविकता क्या है। कोबाल्ट Cl का होल 4, NH3 का होल 2, ठीक है, K2 रहा। ये एक कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया। देखिए इस कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना, मैं यही से बता दूंगा कि 6 है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। कैसे हुआ ना, क्लोरीन कौन सा डेंटेंट है, मोनोडेंटेंट, मतलब क्लोरीन एक ही दे सकता है। मैंने पहले ही बताया था मोनोडेंटेंट लिगैंड में क्लोरीन का एग्जांपल मैंने बताया था, ये नेगेटिव है एंड ये एक ही दे सकता है, मतलब ये मोनोडेंटेंट है। एक क्लोरीन एक देगा, 4 क्लोरीन कितने देंगे, 4 देंगे। NH3 कौन सा डेंटेंट है,
NH3 भी मोनोडेंटेट है, कितने हैं? 2 हैं, तो एक NH3 1 देगा, 2 NH3 2 देगा, तो ये 4 2 कितना हो गया? 6। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को दिया जा रहा है, वही होता है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ डोनर साइट्स गिवन बाय द लिगैंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये जो लिगैंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं व दे रहे हैं, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये देखिए, ये 4 है, ये 2 है, 6 है। एक कितना दे सकता है? 1 दे सकता है, तो 6 दे सकते हैं, है कि नहीं? तो 6 हुए। पर जब आप बात करोगे कि कोबाल्ट En का होल टू Cl2, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कितना है ना? इसका भी 6 है। तो आप अब बोलोगे कि कैसे 6 हुआ? कैसे ना? देखिए, ये 4 2 6 हुआ, ये तो 2 2 4 होना चाहिए था, पर 6 कैसे हो गए ना? देखिए, ये जो En है, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि En बाइडेंटेट लिगैंड होता है। कौन सा डेंटेट? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब क्या? बाई मतलब 2, मतलब ये 2 दे सकता है। कितना? 2 दे सकता है, तो 2 कितना देंगे? अरे 1 2 दे सकता है, तो 2 कितने देंगे? 4। और ये जो क्लोरीन है, ये कितना दे सकता है? 1 ही दे सकता है, तो 2 क्लोरीन कितना देंगे? 2 ही देंगे, तो 4 2 कितने हो गए? 6, है कि नहीं? आप प्रॉब्लम्स आपको आ रहा होगा, शायद मैं सोच रहा हूं। देखिए, और थोड़ा डिटेल्स में रहता है। मैंने रखा कि FeEDTA, ये जो कॉम्प्लेक्स है, EDTA का मतलब मैंने समझाया था कि इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट आयन, है कि नहीं? ये जो लिगैंड है कॉन्स्टेंट, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मैं डायरेक्ट आप बोलोगे कि 6, वो कैसे ना? देखिए, EDTA कौन सा डेंटेट है? हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट का मतलब ये एक ही है। आप बोलोगे कि जितना लिगैंड्स है वही है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वहां पे एक ही होना चाहिए, पर यहाँ पे वास्तविक आंसर क्या है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है? 6 है। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ ना? देखिए, ये जो EDTA है, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट आयन है, ये एक ही इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट आयन 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, है कि नहीं? तो 6 देगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। और एक देखिए, प्लैटिनम NH3 का होल 2 H2O का होल 2 यहां पर है। तो मुझे बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखिए, NH3 कितना है? 2 है। H2O भी कितना है? 2 है। तो टोटल कितना हुआ? 4। एक NH3 कितना दे सकता है? कौन सा डेंटेट लिगैंड है ना? मोनोडेंटेट, तो 1 दे सकता है। 2 × 1 2। ये जो H2O होता है, ये कौन सा डेंटेट होता है ना? मोनोडेंटेट, तो 2 × 2 2, तो 2 2 कितना हुआ? 4। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका क्या होगा? 4 ही होगा, है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के बाद अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। मैं थोड़ा बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर का जो प्रॉब्लम मैंने 2-4 बताए, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक्स में। आप अपनी जो बुक्स है, अपने पास जो बुक्स है उसे देख लोगे। प्रॉब्लम करना चाहो, मतलब आप करो, प्रॉब्लम करो, तो आप जान पाओगे और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैंने 4 बताए। मैंने ये बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो जितने डेंटेट होता है वही होता है, मतलब लिगैंड्स कितने दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इजी है। मैंने वो जो टेबल आपको बना के दिया था, वो टेबल में क्या है? 2 ही चीज है। एक है कौन सा डेंटेट है, दूसरा है इसका चार्ज क्या है कि नहीं? 2 ही चीज है, वही 2 ही चीज आपको काम आएगा। जो आप और एक बार सुन लो बात को, जो बच्चे थोड़ा स्लो हैं उनके लिए है, सुन लो थोड़ा। जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने वाले हो
तो आपके जो दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स तो आप जान पाओगे ना, सेंट्रल मेटल एटम के अंदर ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, इसके अंदर जो पहला वाला होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम, उसको छोड़कर जितने सब हैं वो क्या होता है, लिगेंड्स होता है। तुम्हारे लिए ये बात, तो ये हो गया लिगेंड्स। आपको क्या करना है, आप जानना है कि वो जो लिगेंड दिया हुआ है इसके अंदर NH3 है कि Cl है, कुछ भी है, वो कौन सा डेंटेंट है। मैंने टेबल में दिया रखा, मतलब टेबल में है सब कुछ, आपको सिर्फ निकालना है वो कौन सा डेंटेंट का लिगेंड है। आप जान जाओगे कौन सा डेंटेंट का है। मोनोडेंटेंट है तो 1, बाइडेंटेंट है तो 2, ट्राइडेंटेंट है तो 3, हेक्साडेंटेंट है तो 6, है कि नहीं। आप जान जाओगे ये कौन सा डेंटेंट का लिगेंड है, तब आप ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, चुटकी बजा के कर सकते हो। जितना डेंटेंट उतने मल्टीप्लाई करोगे, जितने हैं, मतलब NH3 4 है, ठीक है, NH3 कितना है, 4 है, ये एक ही दे सकता है, 4 × 1 इज 4। En 3 है, En 1 2 दे सकता है, बाइडेंटेंट है तो 3 × 2 6। बहुत ही इजी है, दो ही बात याद रखो, एक है कौन सा डेंटेंट है, दूसरा है कि इसका चार्ज कितना है। आप कौन सा डेंटेंट याद रख लोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको हो जाएगा, है कि नहीं। पहले आप कौन सा डेंटेंट है याद रख लो, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और कौन सा चार्ज याद रख लिए तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हो जाएगा। चार्ज देखिए हम बताएंगे, ये जो K4 FeCl का होल 6 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, समझ जाइए बात को। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, द रेसिडुअल चार्ज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। आप बोलोगे ये तो अंदर है तो उसका चार्ज 0 ही होगा, हाँ सही है, बात सही है। इसका चार्ज क्या होगा आपको पता नहीं होगा, जब ये सब होंगे आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा बात को समझिए। आपके पास 1000 रुपया है, आप 10-12 लोग मिल के रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल में रहते हो या कहीं पर घर पे भाई बहन के साथ मिलकर रहते हो, तो आप क्या किए, जो आपके जो पास जो पैसा है वो आप सब मिला कर रखते हो, है ना। नहीं, आपको याद नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप क्या करोगे, तुम्हारे बहन कहा कि मेरा 200 है, निकाल दे। तुम्हारे मतलब छोटा भाई ने कहा कि मेरा 300 है, आप उससे निकाल दे। तुम्हारे बड़ा बहन ने कहा कि मेरा 500 है, उससे निकाल दे। आपके पास पूरा का 2000 रुपया था, तो ये गया 500, ये गया 300, ये गया 200, तो आपका कितना है 1000, है कि नहीं। आप ऐसे जान सकते हो कि आपके पास कितना है, बस बात एक ही है, सिंपल सा बात है। देखिए मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, मैंने तो बता दे, आप कैसे जानोगे ना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले जो एटम होता है इसका चार्ज क्या है, आपको वही बात जानना है कि इसका चार्ज क्या है। इसका चार्ज आप कैसे जान पाओगे ना, जब मैंने आपको अभी बताया, ये आपके पास इतने सारे लोग थे, पैसा आप इकट्ठा करके रखे थे, तो सबको निकाल दे तो आपका पैसा आ जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली आपको क्या करना है, इसका आपको पता नहीं है, समझ लो कि इसका चार्ज कितना है, x है, ठीक है, कितना है चार्ज, x है, तो प्लस ये भी है, प्लस सब मिलके है ना। तो पोटेशियम का चार्ज कितना है ना, +1 है पोटेशियम का, कितने पोटेशियम है ना, 4 है × 4, प्लस Fe का कितना ना x, क्योंकि मेरे को पता नहीं Fe क्या कहते हैं, मुझे निकालना है कितना है, तो मैंने ले लिया x। क्लोरीन का चार्ज क्या है ना, -1 है, कितने × 6, क्योंकि 6 है। ये जो टोटल जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, चार्ज तो नहीं, तो इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो हो गया क्या, +4 - 6 x - 2 = 0, दैट इंप्लाइज x = +2। आप समझ गए ऑक्सीडेशन नंबर को। हम और एक बार समझाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऊपर रेसिडुअल चार्ज कितना होता है। रेसिडुअल मतलब सब निकल गया तो उसका पर्सनली कितना होता है, खुद का। द रेसिडुअल चार्ज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। आप इसे निकालोगे कैसे ना, जब आप उनके पास जो लिगेंड्स हैं, जो कैटायनिक और आयनिक पार्ट जो कुछ भी है, सब निकालने के बाद जब सेंट्रल मेटल एटम एक ही रह जाएगा, उसके पास जो होगा वही होगा, वो जो चार्ज होगा,
वो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो कैसे निकालोगे ना, लेट अस कंसीडर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज x। आप और दूसरा का ये जो k है सेल का है वो तो टेबल में है, चार्ज आपको पता है, तो चार्ज बैठा दोगे और जितना है उसे मल्टीप्लाई कर लोगे, है कि नहीं, तो बन गया। और एक आपके क्लैरिफाई के लिए और एक लेते हैं, कोबाल्ट H2O का होल 2 NH3 का होल 4 3 प्लस रहा। देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, ये तो कॉम्प्लेक्स है, काटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बता दिया था। देखिए आपको बोला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, आप फटाक से कह सकते हो, ये मोनोडेंटल लिगेंड है, 2 है तो 2, ये मोनोडेंटल लिगेंड है, 4 है तो 4, 4 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको फटाक से आ जाएगा क्योंकि आप पता है आप कौन सा डेंटेट का लिगेंड लेते हो। बाद में आपको अभी ये पूछा गया है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए मैंने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर का आपको पता ही नहीं, तो आप बताओगे कैसे, तो लेट अस कंसीडर x प्लस H2O का चार्ज कितना है, टेबल में है, आपको याद रखना है H2O का चार्ज होता है 0, कितना है 2 है, 0 × 2 प्लस NH3 का कितना होता है, NH3 का चार्ज भी 0 होता है, कितना है 4 इज इक्वल टू, उसके ऊपर चार्ज है क्या, वहां पर तो नहीं था 0 था, तो इसलिए मैंने 0 बिठा दिया। यहाँ पर कुछ है क्या, हाँ है 3 प्लस है, +3 है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया x 0 × 2 0, 0 × 4 0, 0 + 0 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू +3 हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा गौर से दिखना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देते हैं आपको क्लैरिफाई के लिए। देखिए Fe F4 2 माइनस, कुछ बच्चे ये जो कॉम्प्लेक्स का लिगेंड कौन है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है जानने का। देखिए मैंने आपको जो बताया बस आप उसे ही गौर से देखिए, वो एक ट्रिक है। मैंने बताया ये है क्या, स्फीयर के पहला एटम जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। Fe आयरन है कि नहीं, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। ये तो F है फ्लोरीन है कि नहीं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप का है, यार इनका सबका चार्ज -1 ही होता है, चार्ज तो आपको पता होगा। तो देखिए Fe का क्या है x प्लस F का कितना चार्ज होता है -1, क्योंकि मेरे को Fe का पता नहीं तो निकालना है मेरे को, तो x ले लिए, तो प्लस -1 × 4, टोटल कितना है, टोटल के ऊपर -2 है, तो देख लीजिए x -4 इज इक्वल टू -2, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू +2, क्योंकि -4 यहाँ पर चले जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 -2 बिग नंबर पर प्लस साइन है तो इसलिए +2 ही आएगा। और एक बात आप और सुन लो कि जो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा प्लस या तो 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। आप बताओगे कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं ना, मैंने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल का चार्ज नेगेटिव कैसे हो सकता है, नॉन मेटल का चार्ज नेगेटिव होता है कि नहीं। नॉन मेटल का मतलब जो लेते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जो देते हैं जो वो मेटल होते हैं, जो देते नहीं कि लेते नहीं वो क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं, जो दोनों काम करते हैं, देते भी हैं लेते भी हैं, वो क्या होता है आपको पता होगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा ना, है कि नहीं। ये सबको, ये जो प्रॉब्लम मैंने दोनों बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब आप जान गए। और मैंने लास्ट में ये भी बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम, मेटल का चार्ज कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। जो मेटालॉइड्स होते हैं, अब जो मैंने बताया कि जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, जो मेटालॉइड्स मैंने बताया वो पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, मेटालॉइड्स हो सकते हैं, मेटल सिर्फ पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नॉन मेटल 0 होगा या नेगेटिव होगा, जो नोबल गैसेस होते हैं वो हमेशा 0 ही होते हैं। यहाँ पर हम बता दिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आपको इसके ऊपर आपके जो
प्रेफरेंस बुक है उससे आप प्रॉब्लम कर लेना, नहीं आएगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप में SMS कर देना। प्रीवियस वीडियो में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, वीडियो के जो नीचे है सब्सक्रिप्शन जो का नीचे जो स्क्रिप्ट होता है उसमें भी मेरा नंबर ही है, आप इसमें SMS कर सकते हो। जो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा फोटो खींच के भेज दोगे, मैं इसका आंसर भी आपको व्हाट्सएप पे भेज ही दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में, और जो विविड होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कमिंग इन टुमारो क्लासेस। कुछ बातें आपको याद नहीं रहता है, या तो फिर आप पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए एक छोटा सा बात मैं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं होता मेरे को पढ़ना नहीं आता है कि नहीं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, चाहता हूँ भी पढ़ नहीं पाता हूँ। देखिए ये छोटा सा सिंपल सा लॉजिक का बात है। जब आप पहले साइकिल चलाना सीखा, पहले जब शुरू किया, तब आपने साइकिल को अच्छी तरह से चला नहीं पाते, ऐसे पकड़ते, मतलब साइकिल कहाँ चलेगा है क्या, पर मतलब ऐसे जोर से पकड़ के रखते थे। पर जब आप साइकिल सीख गए, जब 10th या 10th 9th 10th में जब आप स्कूल गए मतलब जा रहे थे, तब आप क्या करते थे, मतलब साइकिल का जो हैंडल होता है उसे छोड़ देते है कि नहीं, क्योंकि आपका हो गया ना साइकिल, आपको अच्छे से आ गया तो आप साइकिल हैंडल छोड़ के चला देते। देखिए आपको जो पढ़ाने का जो शैली होता है, जो टेक्निक होता है, वो सब आपको पहले से ही बता दिया गया है। जब आप छोटे थे तब आपको स्लेट में ऐसे गोल गोल 3 गोल बनाना पड़ता है कि नहीं, और उसके साथ आपको लिखना पड़ता था, देखना पड़ता था, कहना भी पड़ता था, सुनना भी पड़ता था, उसके बाद याद रहता था। इसका मतलब 5 चीज़ काम करता है। एक आपका जो स्किन सेंस है, टच सेंस है, वो काम करता है। जो वॉचिंग सेंस है वो भी काम करता है कि नहीं। हियरिंग काम करता है, आप बोलते भी हो और ब्रेन उसके बाद रिसीव करता है। पर आप अभी कैसे पढ़ रहे हो, ऐसे नोट्स को पकड़ लिए और वीडियो देख ले, सर कह रहे हैं, हाँ, सुनते हो, देखते हो, या तो पढ़ते हो, देखते हो, 1 या 2 चीज़ काम में लगाते हो, और कुछ है नहीं क्या, है ना आपके पास सब कुछ है। जो 5 चीज़ मैंने बताया, सुनना, कहना और देखना, लिखना, याद रखना, सब चीज़ आपके पास है। बस 1 या 2 में काम नहीं चल रहा है तो तीसरा को यूज करो। आप पढ़ रहे हो है कि नहीं, मतलब देख रहे हो और ब्रेन में कॉपी कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो लिखो, है कि नहीं। लिखने के बाद भी याद नहीं रहा और किसी को समझाओ, समझने के बाद भी याद नहीं रहा तो खुद जोर से पढ़ो। सब कुछ चीज को इकट्ठा करके देखो आपका जो सेंस है, कौन से सेंस आपका ज़्यादा काम करता है। सब कुछ बच्चे के लिखने से याद रहता है, कुछ बच्चों को पढ़ने से याद रहता है, डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट पार्ट मतलब तरीके से याद रहता है। आपको बस जानना है आपको किसी तरह से याद रहता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, सोचता हूँ कि आप समझ पाओगे। कीप इट अप, थैंक यू।